शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सोप इंडस्ट्री की बेसिक वर्किंग और रॉ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूं। सोप क्या है? इट इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ अल्कली एंड फैटी एसिड। हियर यू कैन सी इन द इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास एक फैटी एसिड है, यहाँ पे ये एक अल्कली है, और ये दोनों आपस में मिक्स होके इनका जब रिएक्शन होगा दैन ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोप में। यहाँ पे ये एन रेफर कर रहा है किसी भी अल्कली के लिए। यहाँ पे कोई सोडियम अल्कली भी प्रोड्यूस हो सकती है और यूज़ हो सकती है, और साथ में पोटेशियम अल्कली भी यूज़ हो सकती है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, दोनों तरह के सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ये सॉल्ट होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है और यहाँ पे ये बेस है। तो एसिड और बेस का जो आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो एज अ रिजल्ट सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट भी बन सकता है और पोटेशियम सॉल्ट भी बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री की तरफ। किस तरह से स्टार्ट हुई थी सोप इंडस्ट्री? सोप इंडस्ट्री को उस तरह से एज इंडस्ट्री कंसिडर नहीं किया जाता था बहुत टाइम तक। प्लाइनी द एल्डर फर्स्ट थे जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था, और उन्होंने बताया था कि हार्ड और सॉफ्ट सोप दोनों तरह से बन सकते हैं। और 13वीं सेंचुरी तक, फर्स्ट सेंचुरी में ये बात हुई है, और उसके बाद 13वीं सेंचुरी तक कोई भी सोप इंडस्ट्री के बारे में सफिशिएंट नॉलेज या कोई इंडस्ट्री नहीं आई, वजूद में नहीं आई आप कह सकते हैं। देन 18वीं सेंचुरी में ये बात पता लगी कि सॉल्ट बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैट एंड अल्कली। उसके बाद सिवरल ने, एक जो फ्रेंच साइंटिस्ट या केमिस्ट हैं, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया कि ये एक असल में एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक अल्कली और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं और सोप की फॉर्मेशन होती है। देन इसकी फॉर्मेशन होना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सोप। सोप की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है सॉफ्ट सोप और एक हमारे पास हार्ड सोप है। ठीक है, सॉफ्ट सोप हम बेसिकली कहते हैं जो पोटेशियम सॉल्ट्स के सोप होते हैं वो सॉफ्ट हैं, और जो सोडियम सॉल्ट्स हैं वो हार्ड सोप्स हैं। जहाँ पे मैंने आपको बताया था इधर ये सॉल्ट है, तो अगर यहाँ पे सोडियम होगा तो वो हार्ड सोप होगा, और अगर यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट होगा तो ये सॉफ्ट सोप होगा। देन अब इसको थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करें। जो हार्ड सोप है वो क्या होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, और उसमें लादर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा वाला है सॉफ्ट सोप। इसमें फास्ट डिजॉल्विंग पावर है और साथ में लादर फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यह है कि इसका जो क्लेंजिंग एक्शन है वो भी बेहतर है हार्ड सोप से। अगर हम दोनों की कंपोजिशन को करें तो एनिमल फैट्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं हार्ड सोप में, और प्लांट ऑयल जो है वो प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट सोप में। एनिमल फैट्स में अब हमारे पास टैलो हो सकता है, कोई और एनिमल फैट्स हो सकते हैं जैसे, और इसके अलावा भी जैसे ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये वाले फैटी एसिड जो हैं, लॉरिक एसिड, ये सारे जो हैं ये आपके हार्ड सोप्स में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सॉफ्ट सोप वाली है आपके पास, सॉफ्ट में अब हमारे पास ऑयल्स होते हैं, लिनसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, इस तरह के जो ऑयल्स हैं मोस्टली वो सॉफ्ट सोप में आते हैं। तो इन दोनों की कंपोजिशन थोड़ी सी इनमें बेसिक डिफरेंस है, उसकी वजह से ये हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट सोप में। अब अगर हम इसको वैसे डेली लाइफ में देखें तो जो शेविंग क्रीम्स हैं, लिक्विड सोप्स हैं, वो सारे सॉफ्ट सोप्स हैं, और बाकी जो दूसरे वाले हार्ड फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं वो हार्ड सोप्स हैं। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सोप किस तरह से बनता है वो यही है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है फैटी एसिड का और अल्कली का। तो फैटी एसिड ये वाला और अल्कली ये दोनों आपस में मिलकर सॉफ्ट या हार्ड, दोनों ही सॉफ्ट या हार्ड सोप की फॉर्मेशन करेंगे। और नेक्स्ट जो है ये वाला जो इसका स्टेप, ये बेसिक स्टेप्स में होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, वो नेक्स्ट जब वर्किंग में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसके रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में हमारे पास डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है ग्लिसराइड। ग्लिसराइड के लिए बहुत सारे सोर्सेज यूज़ हो सकते हैं एज ग्लिसराइड। मतलब ग्लिसराइड बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ फैट की बात करें, फैट तो टैलो हो सकता है, लार्ड, पाम ऑयल, वेल ऑयल, फिश ऑयल, मतलब डिफरेंट ऑयल्स और डिफरेंट चर्बी वगैरह जो है उसको हम ग्लिसराइड की सोर्स में लेके आ सकते हैं। कोकोनट ऑयल हो सकता है, सोयाबीन ऑयल हो सकता है, कॉटन ऑयल हो सकता है, बहुत सारे ऑयल्स और फैट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रोजिन। रोजिन क्या है? रोजिन आपका एक प्लांट एक्सुडेशन है, मतलब प्लांट से निकला हुआ पाइन ट्री से ये आता है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसके अंदर मेनली एबायोटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम मैं आपको बताती हूँ। साथ ही अगर हमारे पास कलरलेस रोजिन हो
इसकी डिफरेंट वैरायटी होती है। अगर कलरलेस रोजिन होगा तो वो उसमें लॉन्ड्री सोप्स बनेंगे उससे, और अगर डार्क वैरायटी इसकी प्रेजेंट होगी, डार्क रोजिन होगा, तो फिर हम कलर्ड सोप्स बनाएंगे। मतलब अगर ये रोजिन कलरलेस होगा तो सोप भी कलरलेस हो सकता है, और जो रोजिन है वो अगर कलर्ड होगा तो हमारे पास सोप भी कलर्ड कंपाउंड बनेगा। इसके बाद ये अब इसकी फंक्शनिंग क्या है। रोजिन का फंक्शन ये है कि लादर फॉर्मेशन को फास्टर करता है, झाग जल्दी बनती है। इट इंक्रीजेज द क्लेंजिंग एक्शन, जो सोप का क्लेंजिंग एक्शन है उसको इंक्रीज करता है, और सॉफ्ट करता है। सो जो हार्ड सोप होता है उसको सॉफ्ट करता है, मतलब उसको उसका टेक्सचर जो है उसको सॉफ्ट करने में ये इसका रोल है। उसके बाद ये है कि हमारे पास जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि टैलो सोप जो होता है उसके अंदर रोजिन की रिक्वायरमेंट होती है तकरीबन 40 to 50% होती है। तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है, बेसिकली अल्कली है। तो NaOH, क्योंकि हार्ड सोप की अगर बात हो रही है तो NaOH उसमें यूज़ होगा। NaOH हमारे पास यूज़ हो रहा होता है एज अल्कली, ठीक है, और ये रिएक्शन में यूज़ होता है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन है रॉ मटेरियल्स में। और अगर हमारे पास सॉफ्ट सोप होगा तो फिर हमारे पास KOH यूज़ होगा, कॉस्टिक पोटैश होगा, ठीक है, दोनों ही इसमें यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। सोडियम क्लोराइड क्या है कि ये हमारे पास इट इज़ यूज फॉर सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, मीन्स कि क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका बेसिक फंक्शन फिर हम आगे भी देखेंगे जब हम इसकी करेंगे इसकी वर्किंग, देन फिर हम इसको वहाँ पे भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल को हम यूज़ करते हैं इसमें सोप में, ताकि हमारे पास जो क्लेंजिंग कैपेसिटी है सोप की वो इंक्रीज़ हो सके। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक रिएक्शन बता दूं। बेसिक रिएक्शन ये है कि पहले हमारे पास कोई फैट होगा। फैट मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है ग्लिसराइल स्टीरेट। अब यहाँ पे ये फैट है तो इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है। तो पहला रिएक्शन क्या है, पहले रिएक्शन में अगर आप देखें तो ग्लिसराइल स्टीरेट है, उसको हमने वाटर के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है, कन्वर्ट हुआ है फैटी एसिड में, स्टेरिक एसिड, साथ में ग्लिसरीन प्रोड्यूस हुई है। ग्लिसरीन एक बाय प्रोडक्ट है और ये इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि ये भी सोप की तरह ही ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम वेस्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, अगर आप यहाँ इसके फार्मूला देखें तो ग्लिसराइल स्टीरेट एक आपके पास फैट है, इसमें ये इसका ऑर्गेनिक चेन है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है तो आपके पास यहाँ पे फैटी एसिड देखें COOH, ये फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और साथ में ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। ये बेसिकली ग्लिसरोल है। आपने अगर ग्लिसरोल का नाम सुना हो तो उसी को ही हम यहाँ पे ग्लिसरीन कह रहे हैं। दैट इज़ इट। तो ये एक बाय प्रोडक्ट बना है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप है हमारा कि ये जो फैटी एसिड यहाँ पे बना था स्टेरिक एसिड, इसको आगे लिया गया है फर्दर। यहाँ पे देखें फैटी एसिड और साथ में कॉस्टिक सोडा, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। अब ये एसिड है, ये बेस है। अब यहाँ पे कॉस्टिक सोडा के अलावा हम KOH भी ले सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द सोप। जैसे मैंने पहले बताया था कि सॉफ्ट है हार्ड सोप है, उस पर डिपेंड करता है। तो इनके आपस में जब रिएक्शन होगा इन दोनों का, तो हमारे पास बनेगा एक सोडियम स्टीरेट, जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ पे पोटेशियम स्टीरेट बन सकता है, या फिर कोई भी और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। बेसिकली ये हमारे पास सोप है। यहाँ पे एक तरफ हमारे पास ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये दोनों आपस में मिलके बना रहे हैं सॉल्ट, और ये सॉल्ट बेसिकली है सोप, जिसको हमने आगे फर्दर मोल्डिंग करके और पैकेजिंग करके मार्केट कर देना है। साथ में हमारे पास ये न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट वाटर बन गया है। तो इसको हमने बेसिक रिएक्शन हमारा यही है जो मैंने आपको 2 रिएक्शंस बताए हैं, यही 2 रिएक्शन होंगे जो कि आगे सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अब 2 स्टेप्स हैं, या आप कह सकते हैं 2 तरह की प्रोसेस हैं, बैच प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बैच प्रोसेस को हम कैटल प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब एक कैटल के अंदर ये वाला एक प्रोसेस हो रहा होता है, और कंटिन्यूस प्रोसेस में कंटिन्यूसली हो रहा होता है प्रोसेस। बैच और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें आप पहले एक बैच में प्रोडक्ट ले लेंगे, उसको फिर दोबारा से रीन्यू सारा प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें जो है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा 1-2 और टर्म्स भी हैं इससे रिलेटेड, एक हॉट प्रोसेस कहते हैं और एक कोल्ड प्रोसेस। ये 2 टर्म्स भी हैं जो सोप मैन्युफैक्चरिंग के साथ अटैच्ड हैं। हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी बेसिक सा डिफरेंस ये है कि हॉट और कोल्ड में कि कोल्ड प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा हीट बाहर से नहीं दे रहे होते इसमें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस वन, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस
हो रही होती है, तो इस वजह से हम बाहर से हीट अगर ना दें तब हम उसे कहेंगे कि ये कोल्ड प्रोसेस है, और अगर हम हीट प्रोवाइड कर लें इन द फॉर्म ऑफ स्टीम तब ये हॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये दोनों कब होते हैं, ये जब डिफरेंट प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं तो इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ होगा। मतलब इसमें जो सोप की फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी, इसमें कोई और तरह का सोप बनेगा, इसमें और तरह का बनेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन मैन्युफैक्चरिंग। पहले एक प्रोसेस कर लेते हैं बैच प्रोसेस, देन फिर हम कंटिन्यूस प्रोसेस वर्किंग स्टार्ट करते हैं बैच प्रोसेस से। बैच प्रोसेस हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि जैसे इसके नाम से पता लग रहा है बैचेस में ये होगा, पहले एक पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद जो हमें सोप मिलेगा फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे पूरा प्रोसीजर इस तरह से। तो कंपार्टमेंट मतलब एक कंपार्टमेंट फिर दोबारा इस तरह से ये होता जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, पहला पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ फैट्स और ऑयल। जैसे मैंने आपको पीछे वाले उसमें बताया था, बेसिक रिएक्शन जहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसमें ये था कि हमारे पास जो फैट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है या फिर हमारे पास ऑयल है तो उसमें फैटी एसिड नहीं है, तो हमें उसको मेल्ट करना पड़ेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो आगे फर्दर रिएक्शन करेगा। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेप है मेल्टिंग ऑफ फैट, और ऑयल तो खुद ही वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होगी प्योरीफिकेशन ऑफ मोल्टन फैट। कोई भी उसके अंदर अगर इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव आउट किया जाता है। देन क्या होता है कि हमारे पास जो मोल्टन फैट आया था और जो हमारी अल्कली है, अल्कली अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे NaOH हो सकती है या फिर KOH भी हो सकता है एज अल्कली। तो ये दोनों हम यूज़ करेंगे और इसको हम कहाँ डालेंगे, कैटल में। कैटल ये एक इसका मॉडल है। इसमें यह है कि हमारे पास एक इसकी कैटल की मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि इस तरह से है कि नीचे से यहाँ पे पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स में हमने स्टीम देनी होती है क्योंकि ये एक हॉट प्रोसेस है। हॉट प्रोसेस का मतलब है कि हम इसको हीट खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे नीचे से हमने पाइप्स यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे स्टीम होगी, और ये जो पोर्स हैं इनका क्या मकसद है कि स्टीम जो है वो बाहर जो भी इसके अंदर मिक्सचर होगा उसको हीट अप करे। अब ये इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि नीचे एक आउटलेट है जिसमें जो भी वेस्ट होगा, जिसको हमने स्पेंट फ्लाई का नाम दिया है, वो नीचे से रिमूव होगा और ऊपर से जो सोप की लेयर होगी वो ऊपर से रिमूव आउट होगी। इस तरह से ये कैटल है। अब हमने क्या किया, पहले मेल्टिंग की फैट्स की, उसके बाद प्योरीफिकेशन हुई, उसके बाद हमने दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, फैट भी और अल्कली भी। तो हमारे पास जो रिएक्शन था जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो फैट और अल्कली, फैटी एसिड और अल्कली का था, जिसमें वो आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्ट में, ये वाला सॉल्ट, इसमें ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। उसके बाद अब ये है सपोनिफिकेशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास इमल्जन पहले एक बन जाता है। इमल्जन का मतलब है कि वो जो फैट और जो लिक्विड है उसका जो आपस में मिक्सर है उसको हम इमल्जन कह रहे हैं। तो इमल्जन में ट्राई स्टेरिन होता है। ट्राई स्टेरिन का मतलब है कि 3 कंपोनेंट्स फैटी एसिड के आपस में जुड़े होंगे, उसके बाद वो जब वो टूटते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो प्लास्टीमैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डाइस्टेरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 कंपोनेंट जुड़े होते हैं। उसके बाद मज़ीद उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो मोनोस्टेरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्लियर लिक्विड बनता है, और फिर जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कली के साथ और वो सोप में उनकी कन्वर्जन हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलिसिस के बाद सपोनिफिकेशन हो रही है, सपोनिफिकेशन के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, ये इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। अब हम चलते हैं वापस अपने सपोनिफिकेशन वाले स्टेप की तरफ। सपोनिफिकेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जब सोप की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारे पास एट द एंड ये 4 कंपोनेंट्स आएंगे। सोप आएगा, वाटर, ग्लिसरॉल और अल्कली। ग्लिसरॉल कहाँ से आएगा, वो जो मैंने आपको पीछे बेसिक रिएक्शन में बताया था कि 2 स्टेप्स हैं, तो एक ग्लिसरॉल भी बनता है, वहाँ से ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होगा, अल्कली भी, वाटर भी और कुछ सोप भी बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने स्टीम को, जो यहाँ पे स्टीम हमने नीचे यहाँ पे स्टीम दे रहे थे उसको कट ऑफ कर देना है, स्टीम रोक देनी है, और अब हमारे पास 2 लेयर्स बन जाएंगी। ऊपर वाली जो लेयर है वो सोप की होगी और नीचे वाला जो है वो स्पेंट फ्लाई वाली लेयर होगी। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारा ग्लिसरॉल इसमें प्रेजेंट है, काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल है जो कि सोप में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ये सोडियम इसमें भी है और इधर भी है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की यहाँ पे जो थर्ड मैंने बताया है हाइड्रोलिसिस, सपोनिफिकेशन और कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो अगर फैटी एसिड रह भी गए होंगे, मतलब अगर सपोज मैं इसको ऐसे लेके चलती हूँ,
अगर हमारे पास कोई फैटी एसिड रह भी गया होंगे तो वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगे सोप में। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फैटी एसिड प्रेजेंट थे वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे सोप में। और अब हमने क्या करना है, जब हम NaCl डालेंगे दोबारा से इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने का मतलब है हम दोबारा से इसको स्टीम देंगे, और स्टीम देने के बाद ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा, सोप बनेगा। फिर क्या करना है, फिर इसको कूल करना है, मिक्सचर को 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। फिर 2 लेयर्स बन जाएंगे दोबारा से। अब वो 2 लेयर्स जो हैं उसी तरह से ऊपर वाला जो है वो सोप है, नीचे जो है वो स्पेंट लाई है। नीचे वाली जो लेयर है उसमें ग्लिसरॉल होता है मोस्टली, तो वो ग्लिसरॉल जो है उसको भी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। इस वजह से उसको हम लेके जाते हैं ग्लिसरॉल रिकवरी प्लांट में। मतलब ग्लिसरॉल को भी हम यहाँ से ले सकते हैं, इस वजह से यहाँ से इसको रिमूव आउट कर लेते हैं। इसके लिए एक और मेथड है, वो मैं आपको इससे आगे बताऊँगी किस तरह से ग्लिसरॉल रिकवरी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे सोप की बात करें तो ग्लिसरॉल रिमूव कर देना है। अब हमारे पास सोप आ गया है। अब जो सोप आया है इसको हम कहते हैं क्रूड सोप। क्रूड सोप है। क्रूड सोप को हम दोबारा बार बार, मतलब यही वाला प्रोसेस बेसिकली करना है। क्रूड सोप में हम दोबारा से अल्कली ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, उसको दोबारा से बॉयल करेंगे, उसी तरह से उसको फिर कूल करेंगे। फिर हमारे पास जो सोप बनेगा उसको कहेंगे ग्रेनी सोप। ग्रेनी सोप का मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे, प्रेसिपिटेट्स की तरह से बन जाएंगे। फिर हम दोबारा से उसको जब वाटर और अल्कली के साथ बॉयल करेंगे ताकि वो दोबारा से एक मिक्सचर बन जाए, ग्रेन्स उसके ख़त्म हो जाए, तब उसमें 3 लेयर्स बनेंगी। उन 3 लेयर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एक अपर लेयर जो है वो प्योर न्यूट्रल सोप की लेयर होगी, मिडल लेयर जो है कलर्ड सोप की होगी, और बॉटम में एक्वस लेयर होगी जो कि एक जिसमें सिर्फ अल्कली होगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो प्योर वाली लेयर है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, मतलब इसको हम यूज़ करेंगे आगे सोप बनाने के लिए। मिडल वाली लेयर को हम दोबारा से इसी बैच प्रोसेस, क्योंकि ये बैच प्रोसेस है इसमें दोबारा भी रिपीट होना है, इस वजह से इसको हम दोबारा लेके चलेंगे, दोबारा से डाल देंगे, और ये वाली जो है ये वेस्ट के तौर पे ये रिमूव कर लेंगे। तो ये वाली जो लेयर है प्योर न्यूट्रल लेयर, इसने क्या करना है, इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे, इसकी मोल्डिंग करेंगे, इसको अपने हिसाब से जैसे हम उसको शेप देना चाहते हैं सोप को, उसको शेप देंगे, और फिर हम उसको मार्केटिंग करके तो उसको हम सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया बैच प्रोसेस। इसके बाद हमारा है कंटिन्यूस प्रोसेस, वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लो शीट। बैच प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा है उसकी फ्लो शीट मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम स्टार्ट करते हैं फैट्स और ऑयल्स, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फैट्स होंगे हमारे पास या ऑयल होगा, उसको हम हाइड्रोलाइज़र में लेके आएंगे। हाइड्रोलाइज़र में क्या होगा कि उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड में। उसके बाद उसकी प्योरीफिकेशन होगी, प्योरीफिकेशन के बाद सपोनिफिकेशन होगी। सपोनिफिकेशन में बेसिकली वही वाला रिएक्शन होगा, अल्कली ऐड होगी, NaOH स्टीम हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में इधर से फैटी एसिड आएंगे, ये सारी चीज़ें मिलकर सपोनिफिकेशन रिएक्शन होगा। और ये कहाँ पे हो रहा होगा, केटल में। उसके बाद जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे उसमें मिक्सचर होगा, जिसमें सोप, वाटर, अल्कली, ग्लिसरॉल सारा कुछ होगा। वो सारा मिक्सचर जो है उसमें से अब 2 लेयर्स मैंने आपको बताई थी, अपर लेयर और लोअर लेयर। जो अपर लेयर है उसको हम आगे लेके चलेंगे सोप फॉर्मेशन के लिए नीचे की तरफ, और जो लोअर लेयर थी उसको कहते हैं स्पेंट लाई, वो हम ग्लिसरॉल रिकवरी प्लांट में लेके जाएंगे, जहाँ से हमने ग्लिसरॉल रिकवर करना है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर था उसके अंदर NaCl अगर हम ऐड कर दें तो वो कॉमन आयन इफेक्ट देगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू NaCl, और उसकी वजह से हमारे पास एक, उसको फिर हम बॉयल करेंगे और फिर कूल करेंगे जब, तो हमारे पास क्रूड सोप बन जाएगा। क्रूड सोप को दोबारा से जब हम पहले ये कूल हो जाएगा, देन दोबारा से क्रूड सोप को फिर हम उसमें अल्कली डालेंगे, फिर बॉयल करेंगे, फिर हमारे पास ग्रेनी सोप बनेगा। उसको फिर हमने ठंडा कर लेना है। बाद में जब वो ग्रेन्स को दोबारा से सोप की फॉर्म में लेके आना होगा तो उसमें दोबारा से वाटर और बॉयलिंग करेंगे, वाटर ऐड करके। फिर हमारे पास 3 लेयर्स बनेंगी सोप की, अपर लेयर, लोअर और मिडल लेयर। वो जो अपर लेयर थी वो हमारा प्योर सोप हो जाएगा, मिडल लेयर को हमने दोबारा से बैच में लेके जाना है, और लोअर लेयर जो है वो हमारी वेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ग्लिसरॉल रिकवरी प्लांट। यहाँ पे क्या है कि जो स्पेंट लाई थी उसमें ग्लिसरॉल था मेनली, और साथ इम्प्योरिटीज़ भी थी, वाटर और बाकी सारी अल्कली वगैरह इम्प्योरिटीज़ थी। उसको हमने लेके जाना है आयन एक्सचेंजर में। आयन एक्सचेंजर में क्या होगा कि हमारे पास ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे। आयन एक्सचेंजर क्या होता है, बेसिकली उसमें हमारे पास 2 तरह के आयन्स होते हैं, एनाइन और केटाइन। तो यहाँ पे एनाइन, बेसिकली एनाइन एक्सचेंजर प्रेजेंट होगा, और ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ।
तो इसमें अगर आप देखें तो OH ग्रुप इसमें अटैच है। तो ये वाले जो OH ग्रुप है ये असल में आयन एक्सचेंजर में ये वाले ग्रुप्स जो हैं ये इन्वॉल्व होंगे और ये एक्सचेंज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है इधर आयन एक्सचेंजर में ये सेपरेट होता जाएगा। उसके बाद जो वाटर और बाकी वाटर वगैरह जो मतलब एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ से एवापोरेटर में रिमूव आउट हो जाएंगी। आयन एक्सचेंजर में पहले ही ग्लिसरॉल सेपरेट हो गया था। उसके बाद हमारे पास जो उसको हम टैंक में शिफ्ट करेंगे, टैंक में हमारे पास ग्लिसरॉल सेपरेट हो गया था। तो वो जो ग्लिसरॉल है वो 99% होता है, उसको कहते हैं येलो ग्लिसरीन। उसमें अभी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको हम दोबारा अगर एक्टिवेटेड कार्बन में लेके जाएँ, एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल मतलब उसमें से पास करवाएँ, तो वो होता क्या है, वो बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल ही होता है जिसको हम एक्टिवेटेड कार्बन भी कहते हैं। उसको जब पास करवाएंगे फिर फिल्टर करेंगे तो हमारे पास ग्लिसरीन ऑब्टेन होगी जो कि वाइट ग्लिसरीन होगी 99% प्योर। तो इस तरह से हम सोप की फॉर्मेशन कर सकते हैं, साथ में हम ग्लिसरीन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बन जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वो है कंटिन्यूस प्रोसेस, उसको डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बोर्ड पे सारे पॉइंट्स बना दिए हैं। अब आपको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। पहला स्टेप है रॉ ऑयल्स, फैट्स और कैटलिस्ट। मतलब हमारे पास जो तीनों चीज़ें हैं ऑयल, फैट और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में है हमारे पास जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट देते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने लेके आनी है हाइड्रोलाइज़र में, जिसको हम स्प्लिटिंग टावर भी कहते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है स्प्लिटिंग टावर की। ये किस तरह से काम करता है, इसमें हमारे पास स्टीम के लिए कॉइल्स हैं। ये कॉइल्स हैं जहाँ पे हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और साथ में हम टेम्परेचर देते हैं और स्टीम और प्रेशर भी मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ये काउंटर करंट मैनर में ये अप्लाई होता है। काउंटर करंट मैनर किस तरह से कि ऊपर से नीचे एक्वस लेयर मूव करती है और नीचे से ऊपर फैट ग्लोब्यूल्स मूव करते हैं। तो इस तरह से ये इनकी मूवमेंट हो रही होती है। इससे होता क्या है कि हाइड्रोलाइज़र का बेसिकली क्या काम है, हाइड्रोलाइजिंग यहाँ पे काम ये है कि हमने इसकी जो फैट्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, मतलब उसको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब जब ये होगा तो उसका बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी बनेगा। तो ग्लिसरॉल क्या होगा उसके साथ कि जब ये फैट ग्लोब्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ग्लिसरॉल ऊपर से नीचे आ जाएगा एक्वस लेयर में, और वो यहाँ से हम उसको निकाल लेंगे नीचे से। ग्लिसरॉल को हम लेके जाएंगे ग्लिसरॉल रिकवरी प्लांट पे, और जो फैट ग्लोब्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो उनको हम फैटी एसिड्स में जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनको हम फ्लैश टैंक में ले लेंगे। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग टावर काम करता है कि हमारे पास दो लेयर्स हैं जो काउंटर करंट मूव कर रही हैं। तो सेकंड पॉइंट जहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि हम स्टीम भी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हमने स्प्लिटिंग टावर का काम है कि वो काउंटर करंट मैनर में काम करेगा एट 250 डिग्री एंड 440 ATM प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फैटी एसिड सेपरेट हो जाएंगे फ्लैश टैंक में, और उस फ्लैश टैंक का क्या, उस फ्लैश टैंक को फ्लैश टैंक तो कहते ही हैं, साथ में उसको डीकैंटर भी कहते हैं। डीकैंटर का मतलब है कि वाटर रिमूवर बेसिकली। इसका क्या काम है, इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है फैटी एसिड्स से वो रिमूव आउट कर देना है। वाटर जब रिमूव हो जाएगा तब हम लेके जाएंगे फैटी एसिड्स को हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर क्या है, हीट एक्सचेंजर का काम भी वही वाला है कि उसको वाटर को रिमूव करना है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर देगा, और फिर हम उसको हीट एक्सचेंजर से लेके जाएंगे वैक्यूम में। वैक्यूम से मूवमेंट होगी, वैक्यूम में जो भी वाटर रिमूव होना होगा हो जाएगा, फिर हम उसको डिस्टिलेशन उसकी कर लेंगे। मतलब फुली हम ये चाह रहे हैं कि वाटर जो है वो फैटी एसिड्स के साथ ना हो। उसके बाद जो डिस्टिलेट होगा उनमें, अब डिस्टिलेट में क्या बचेगा, सिर्फ फैटी एसिड बच जाएंगे, बाकी कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले उसको स्प्लिटिंग टावर में से निकाला, तो हमने डिकेंटर में लिया, डिकेंटर से वाटर रिमूव कर लिया, फिर हीट एक्सचेंजर में गए, फिर वैक्यूम में, फिर डिस्टिलेशन हुई, तो अब हमारे पास सिर्फ फैटी एसिड्स रह गए हैं। अब इन फैटी एसिड्स को लेके जाना है हमने रिएक्शन चैम्बर में। रिएक्शन चैम्बर जो है जिसको हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइज़र में लेके जाएंगे, और वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म होगा। न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से होगी कि फैटी एसिड का रिएक्शन होगा विद अल्कली हमारी NaOH या फिर KOH कोई भी हो सकती है। इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा तो सोप की फॉर्मेशन होगी, और हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा जिसमें हमारे पास वाटर है, NaCl और सोप, तीनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होंगी। तो अब जो सोप हमारे पास आया है उसमें वाटर भी क्योंकि प्रेजेंट है, तो वो आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है।
तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सोप को पार्शली ड्राई करेंगे स्टीम एक्सचेंजर में। उसको स्टीम एक्सचेंजर में लेके जाएंगे ताकि जो वाटर है एक्सेस वो रिमूव आउट हो जाए। और स्टीम एक्सचेंजर में प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर, और साथ में हीट भी देंगे ताकि सोप जो है वो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उस सोप को हमने कलेक्ट कर लेना है एक फ्लैश टैंक में, और फ्लैश टैंक में तकरीबन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मतलब शुरू में जब स्टीम एक्सचेंजर में ये है तब हाई प्रेशर होगा, लेकिन जब हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं एंड पे फ्लैश टैंक में तब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद क्या है, लास्ट हमारे पास जो अब मिक्सचर बना उसको हम कह रहे हैं पास्टी मैस। पास्टी मैस में अब सोप है और सोप मतलब अब उसमें से मोस्टली वाटर रिमूव हो चुका है। तो अब जो पास्टी मैस है उसको हमने एयर के साथ मिक्स किया है और उसको ठंडा कर लिया। मतलब अब हमारे पास सोप बन गया है ऑलमोस्ट, हमने उसमें एयर के साथ उसको मिक्स करके उसको ठंडा कर लिया है। और फिर उसको अब हमने कलेक्ट करना है, फ्रेम्स में डालना है। फ्रेम्स में डाल के उसकी शेप मेंटेन, मतलब जो भी शेप हम देना चाहते हैं सोप को वो शेप देंगे। और उसको जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा, हमने 65 पे ठंडा किया, तो उसके बाद जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आता जाएगा तो वो ठंडा होता जाएगा और उसकी मोल्डिंग हो जाएगी, उसकी शेप मेंटेन हो जाएगी। अब अगर हम कंपेयर करें कंटिन्यूस प्रोसेस को बैच प्रोसेस के साथ, तो यहाँ पे ये है कि कंटिन्यूस प्रोसेस एक दिन में हो जाता है इजीली, एक दिन में हम सोप ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन इससे पीछे जो हमने पढ़ा था बैच प्रोसेस, उसमें सेवरल डेज लगते हैं। मतलब बार बार हम बॉयल और स्टीम दे रहे होते हैं, फिर वाटर बॉइलिंग करते हैं, फिर कूल करते हैं, फिर दोबारा से रिपीट होता है प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस जो है वो मल्टीपल डेज का होता है और जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो 1 डे का है। तो इस लिहाज से हम देखें तो कंटिन्यूस प्रोसेस टाइम टेकिंग नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोल्ड और हॉट प्रोसेस में, तो उनका बेसिक डिफरेंस ये है कि कोल्ड प्रोसेस में हम हीट नहीं दे रहे होते, एक्स्ट्रा हीट यानी स्टीम नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। उसका ये है कि क्योंकि जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, फैटी एसिड का रिएक्शन होता है विद NaOH, तो वो खुद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो भी हीट नीडेड होती है उस रिएक्शन के लिए वो उसी रिएक्शन में से ही मिल जाती है। लेकिन जो हॉट प्रोसेस है उसमें हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसमें एक्स्ट्रा हीट देने की मतलब हम स्टीम जैसे प्रोवाइड कर, दोनों में मैंने आपको बताया कि हमने स्टीम दी है, तो उसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब दोनों में बेसिक जो एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब जो कोल्ड प्रोसेस है उसमें हमें नॉर्मली ग्लिसरॉल नहीं मिल रहा होता और उसमें हम ग्लिसरॉल एज बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हॉट प्रोसेस है उसमें हम ग्लिसरॉल को एज बाय प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसको उसमें रिकवरी प्लांट में लेके जाते हैं और वहाँ से ग्लिसरॉल भी ऑब्टेन हो जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस की फ्लो शीट देख लेते हैं। अब कंटिन्यूस प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होगा। स्टार्ट में हमारे पास ऑयल और NaOH जैसे मैंने आपको बताया था, जब ये स्प्लिटिंग टावर से होके आ जाएंगे तब सपोनिफिकेशन वेसल में यहाँ पे इनका रिएक्शन होगा आपस में, और इनके रिएक्शन के बाद सोप की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे क्योंकि मिक्सचर होता है और मिक्सचर में बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, ग्लिसरॉल भी होता है, वाटर भी होता है, बाकी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो इस वजह से हम इसको स्टैटिक सेपरेटर में लेके आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये सेपरेट आउट हो जाता है, मतलब 2 लेयर्स हैं, तो जो नीचे वाली लेयर स्पेंट लाई की बनती है उसमें से ग्लिसरॉल वाला जो मटेरियल है वो रिमूव आउट हो जाता है और वो ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरीन की फॉर्म में फिर बाद में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी जो बच जाता है वो हमारे पास क्रूड सोप होता है, उसकी वॉशिंग करते हैं, मतलब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव कर लेते हैं और उस दौरान जो सोप होता है उसको तो अलग कर लेते हैं वॉश्ड सोप की फॉर्म में। और जो ऐसी चीज़ें मतलब जैसे NaOH या ऐसी एंटिटीज़ जो कि रिएक्ट नहीं हुई थी वो सारी हम हाफ स्पेंट लाई की फॉर्म में वापस सपोनिफिकेशन वेसल में ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो वॉश सोप है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि हमारे पास जो डेंसिटी के हिसाब से सोप और बाकी इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो जाएंगी। उसमें जो सोप हमें मिलेगा उसको वेट सोप कहेंगे। उस वेट सोप में हम अपने हिसाब से एडिटिव्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि बहुत सारे कुछ तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं और बाकी जो हैं वो बहुत सारे एडिटिव्स यूज़ होते हैं। अब जैसे कोई प्रिजर्वेटिव डालना है, कोई ऑयल या कोई फ्रेगरेंस वगैरह भी डाल सकते हैं, तो वो डाल के हमारे पास सोप के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा अल्कली भी थी उसके लिए हम वीक एसिड डाल देंगे ताकि उसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। उसके बाद क्या है कि वो जो न्यूट्रल सोप है वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद वो चिप्स की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करके और फिर उसकी पैकेजिंग कर लेंगे। तो ये थी आपकी सोप इंडस्ट्री। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।